Hello students, welcome back to all of you in the fifth session of the chapter 4, that is journal. Students, in last session we understand that how we can make a journal entry for the transaction related to goods and assets. Today we are going to understand one of the most important topic, and that is the transaction related to bank. स्टूडेंट्स वन थिंग वी ऑल अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ वी कैन मेक अ जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन विच आर डीलिंग विद द बैंक. ओके, सो बेसिकली जब भी हम लोग बैंक के साथ डील करते हैं हम लोग को मेनली दो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हैं, दैट आर कैश ट्रांजेक्शन एंड द अदर वन इज द नॉन कैश ट्रांजेक्शन. So let's starting with the first one, that is a cash transaction. So there are some special case in which हम लोग को पता चल जाता है कि ये ट्रांजेक्शन है वो कैश का ट्रांजेक्शन है, जिसमें पहला है when cash deposited into the bank. अभी कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे कि जहाँ पे बैंक के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पे एक अकाउंट कैश का इंक्लूड हो जाता है. अभी ये मेनली दो उसके टाइप से, पहला कौन सा, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब कि जब हमने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया तब. जब आप लोग बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हो तब जर्नल एंट्री क्या होती है और उसके लिए उसके पीछे का रीज़न क्या है. तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे. क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि जब आप लोग बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपके पास से तो कैश जा रहा है, एंड एज पर द रूल्स ऑफ एसेट अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है उसका रूल्स कि जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो. तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे. ऑन द अदर हैंड हम लोग बैंक का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं. बैंक का अकाउंट क्यों डेबिट करें वो समझना जरूरी है, और उसका एक शॉर्टकट जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बैंक का अकाउंट डेबिट इसके लिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग पेमेंट करते हैं कैश का बैंक को जब डिपॉजिट करने जाते हैं तो हम लोग कैश किसको देते हैं, बैंक को. सो इन दैट केस बैंक इज़ द रिसीवर. बैंक जो है वो क्या होती है, रिसीवर. और पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे तो वो रिसीवर है, इसके लिए हम लोग बैंक का अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. क्लियर? अभी देखो, अगर बहुत सिंपली याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हो कि जब भी बैंक रिसीव करती है कोई भी अमाउंट, ठीक है, बैंक के अंदर आपका कैश इंक्रीज, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो आपको उस बैंक अकाउंट डेबिट करना है. एंड अगर बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है तो आपको बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर लेना है. सिंपल. अगर बैंक का बैलेंस कोई भी ट्रांजेक्शन हो उससे अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे. एंड अगर बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा तब हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे. ठीक है. ऐसा करने से क्या होगा कि आपको ट्रांजेक्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे कैश डिपॉजिट यहाँ पे किया बैंक में, तो कैश मेरे पास से जा रहा है बट इंक्रीज़ कहाँ पे हो रहा है, वो बैंक में. तो यहाँ पे बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है. तो जितना इंक्रीज होगा उतने अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट. ठीक है. सो दोनों तरीके से सोच सकते हैं. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड जब हम लोगों ने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया हो. ठीक है. सेकंड ट्रांजेक्शन इससे अपोजिट, मतलब कि पहले में डिपॉजिट था तो दूसरे में क्या हम लोग ले रहे, विड्रॉल ले रहे. मतलब कि जब भी हम लोग बैंक से पैसा उठाते हैं इन दैट केस बैंक के अंदर बैलेंस कम हो जाएगा. और मैंने अभी आपको जैसे बताया बैंक का बैलेंस कम हो जाता है उसको क्रेडिट करो. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर जो सच में जो इसका रूल्स है वो क्या है कि जब हम लोग बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक इज़ अ गिवर इन दैट केस, है ना. तो जो गिवर है इसके लिए उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. अच्छा, अभी डेबिट क्या करेंगे, तो बैंक से आपने विड्रॉ किया तो आपके पास क्या आया, बट ऑब्वियसली कैश ही आएगा, बैंक कैश में ही डील करता है. तो आपके पास जो कैश आया उसको आपके फर्म के अंदर वो क्या हो जाता है, कैश जो है आपके फर्म के अंदर आता है, एंड उसकी वजह से हम लोग डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसके अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. अभी दो चीज़ क्लियर कर लेते तो आपको आगे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. पहला कौन सा, कि जब भी हम लोग बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते तब क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट क्रेडिटेड. और जब विड्रॉ करते तब क्या होता है, तो उसका रिवर्स एंट्री हो जाता है, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड. क्लियर है? ये खास याद रखना है हमको. ओके. अभी दूसरे जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर क्या है कि हम लोग बैंक के साथ डील करते हैं बट उसके अंदर कैश कहीं पे इन्वॉल्व होता नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन. अभी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में क्या आएगा, नंबर 1, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड विद बैंक. हमने किसी के पास से चेक रिसीव किया और उसको डिपॉजिट कर लिया. अभी यहाँ पे जब भी आपको चेक मिलता है तो आपको चेक दे कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपको कौन चेक देगा, या जो आपका कस्टमर है जिसके पास से आपको पैसे लेने बाकी, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं डेटर्स.
ठीक है। तो जब वो चेक आपको देगा, आप क्या करोगे, ये चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कर दोगे। तो यहाँ पे हम लोग कैश नहीं दे रहे, कैश कौन देगा, वो तो डेटर्स जो है वो उसके बैंक अकाउंट में से कट हो जाएंगे पैसे। हम लोग चेक नहीं, चेक जो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं, वो हमारे बैंक जो है हमारे डेटर्स की बैंक में से वो पैसे ट्रांसफ़र करके हमारे बैंक के अंदर ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे बैंक को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। हमने जो चेक दिया उसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इसके लिए बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो कैश दिया नहीं है, हमने तो जो डेटर्स ने चेक दिया था वो हमारे बैंक में डाल दिया। तो यहाँ पे जिसने हमको चेक दिया हुआ है उसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जिसने हमको वो चेक दिया है उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन खास याद रखना है कि जब भी हम लोग चेक जो है रिसीव करते हैं तब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिटेड। तो डेटर्स में किसी का नाम दिया होगा, जब हम लोग प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे तब हमको वो समझ में आएगा। सेकंड वन इज व्हेन पेमेंट मेड थ्रू चेक, जब जैसे हम लोगों ने किसी के पास से लिया है पैसे, चेक दिया है, मतलब जब हम लोग चेक रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, वैसे जब हम लोग चेक किसी को पेमेंट करते हैं, मतलब किसी को देते हैं, तब बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है डेबिट क्या होगा फिर, तो डेबिट में यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक, अगर सपोज मान लो आपने किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया है, जैसे कि सैलरी के लिए आपने चेक दिया है, तो वहाँ पे जनरल एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। बट अगर हमारा कोई क्रेडिट है मिस्टर जेड करके, तो अगर हम लोग जेड को उसको दे रहे हैं चेक, तो वहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, जेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। समझ में आया। जब आप लोग पेमेंट करते हो तो इसका क्रेडिट एंट्री कन्फर्म है कि वो बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा, बट डेबिट क्या होगा, तो उसके लिए दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या तो वो एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया है हम लोगों ने चेक, या तो फिर हम लोगों ने उसके जो पर्सन जो है उसको पेमेंट किया है। तो पर्सन को पेमेंट किया होगा, मतलब कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा, तो वहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम लिखेंगे। एंड अगर हमने किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया है तो एक्सपेंस अकाउंट से डेबिट करेंगे उसको। क्लियर है, ओके। सो ये हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि व्हेन चेक रिसीव उसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स और इनकम अकाउंट क्रेडिटेड। एंड जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब क्या होगा, एक्सपेंस और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, ओके। अनदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन इज द बैंक इंटरेस्ट। अभी इसको सबको साथ में ले सकते हैं हम लोग। देखो बैंक इंटरेस्ट में ना दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज मान लो ये हम है और ये बैंक है, ठीक है। अगर मैंने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं, सपोज मान लो 50,000 रुपीज़ मेरे बैंक के अंदर है, तो उसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट देगा, ठीक है, ये 50,000 रुपीज़ जो मेरा वहाँ पे डिपॉजिट है उसके लिए वो अगर मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा तो ये मेरे लिए इनकम होगी। बट ये जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक मुझे कैश में या घर पे देने नहीं आता। वो क्या करता है, सपोज मान लो इसके ऊपर 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्टली 5,000 ऐड कर लेगी। अभी मेरा बैंक का बैलेंस कितना हो गया होगा, 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा क्रेडिट क्या करेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट है ये मुझे रिसीव हुआ है, मतलब कि मेरी इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड। तो इस तरीके से उसकी जनरल एंट्री होगी। अभी इसको एक दूसरे केस में देखते हैं कि सपोज मान लो ये बैंक है, ये मैं हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैंक के पास से 50,000 का लोन लिया है, तो इस केस के अंदर और मुझे उसको क्या पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको भी बैंक इंटरेस्ट ही बोलते हैं, रिसीव हुआ तो भी बैंक इंटरेस्ट, पेमेंट किया तो भी बैंक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने जो लोन लिया है उसके ऊपर मुझे बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर बैंक इंटरेस्ट जो है वो मेरे लिए एक्सपेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ पे एक्सपेंस बन जाता है। तो जब भी बैंक इंटरेस्ट अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें जनरल एंट्री क्या आएगी, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। सो बैंक इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है और बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को उसकी जनरल एंट्री याद रखनी है। अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम है तो वहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड। एंड अगर बैंक इंटरेस्ट आप पेमेंट करें मतलब कि एक्सपेंस है तो क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। अभी एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी फैसिलिटी बैंक के थ्रू लेते हैं तो उस हर एक फैसिलिटी के लिए चार्ज बैंक वसूल के,
जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ फैसिलिटी विच इज़ गिवन बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर, कि अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर सपोज मान लो कि कम बैलेंस है और अगर आपने उससे ज़्यादा का चेक इश्यू कर दिया या ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो, तो बैंक आपको कुछ टाइम पीरियड तक वो ज़्यादा अमाउंट आपको यूज़ करने देता है, और ये जो कितना ज़्यादा अमाउंट होगा वो फिक्स होता है। तो बैंक जो ज़्यादा अमाउंट आपको विड्रॉ करने देता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर सपोज मान लो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ है, तो मैं मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का ही चेक मैं किसी को दे पाऊँगा। अगर इससे ज़्यादा का चेक मैंने दिया तो फिर वहाँ पे वो चेक बाउंस हो जाता है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं चेक बाउंस हो जाना। चेक बाउंस हो जाने का मतलब ये होता है कि आपने आपके बैंक अकाउंट के अंदर जितने पैसे थे उससे ज़्यादा का चेक लिखा, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से वो चेक पास हुआ नहीं। बट अगर मुझे बैंक ने बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है कि आपको 50,000 तक का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इस केस के अंदर अगर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ भी पड़े हैं, तब भी मैं 60,000 रुपीज़ तक का चेक लिख सकता हूँ। अभी एक चीज़ याद रखो, ये बैंक फ्री में तो करेगी नहीं, तो बैंक जो भी फैसिलिटी देती है आपको उसके सामने वो चार्ज वसूल करती है। इसको हम लोग बोलते हैं बैंक चार्जेस। जैसे कि अगर हम लोग साल के दौरान उसमें से जो स्टेटमेंट निकलवाते हैं या फिर जो एसएमएस आते हैं, इन सभी के लिए बैंक चार्जेस लेती है। तो ये जो बैंक चार्जेस हमारे लिए है, वो बैंक चार्जेस हमारे घर पे मांगने नहीं आते, वो क्या करते हैं डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में से वो अमाउंट कट कर लेते हैं। अभी इस केस के अंदर होगा क्या, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, एंड बैंक चार्जेस क्योंकि एक्सपेंस हुआ हमारे लिए, तो बैंक चार्जेस डेबिट करेंगे और बैंक चार्जेस की वजह से हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली किस में से कट हो जाएगा, हमारे बैंक का जो बैलेंस होगा उसी में से वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हुई, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक चार्जेस हमेशा एक्सपेंस ही होते हैं, बैंक इंटरेस्ट जब आए तब आपको सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे मैंने बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुझे, या बैंक इंटरेस्ट मैंने किसी को पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, सो वो खास हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में, दैट इज़ बैंक चार्जेस, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम लोग ऐसे बैंक चार्जेस होते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं, इसके लिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा एंड ऑन द अदर हैंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, अभी डायरेक्टली जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन के अंदर। सो राइट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री वसंत ट्रेडर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन कौन कौन से। नंबर 1 2014 June 1, दैट इज करंट अकाउंट इज ओपन विद SBI बैंक बाय डिपोजिटिंग ₹20,000। नंबर 2 गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000। अभी देखो पहले में जो हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब कि आपके पास से कैश जा रहा है और वो कैश कहाँ पे जा रहा है, बैंक के अंदर। ठीक है, नंबर 2 इज गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 द अमाउंट ऑफ विच डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने 5,000 का गुड्स सोल्ड किया, किसी ने हमको चेक दिया और वो अमाउंट डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक के अंदर। ओके, यहाँ पे किसने चेक दिया उसका नाम नहीं है, मतलब कि हम लोग डायरेक्टली सेल्स के थ्रू एंट्री करेंगे। ठीक है, फोर्थ वन इज फर्नीचर ₹10,000 इज परचेज, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। हमने फर्नीचर पेमेंट परचेज किया और उसके सामने हमने चेक पेमेंट किया। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 400 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारे आज के ट्रांजेक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, जिसको हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ये खास इंपॉर्टेंट, इसको IMP कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ ₹1,500 रिसीव फ्रॉम विराट। The next one is goods of ₹3,000 sold on cash to Parthiv, out of which 50% amount received by check। तो यहाँ पे हाफ कैश ट्रांजेक्शन है एंड हाफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो जितना हाफ अमाउंट हम लोग को चेक मिला है तो उतने से ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 आर पेड बाय चेक। तो ये एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी IMP बताया आप लोगों को 8 नंबर का, वैसे ही 18 नंबर का ट्रांजेक्शन भी IMP है। अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ ₹200 डिपॉजिटेड इन द बैंक। अभी स्टूडेंट डिविडेंड वारंट क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो उस शेयर के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी हम लोग को डिविडेंड फॉर्म में देती है, और ये मोस्टली अभी ऑनलाइन हो चुका है या तो आपको चेक के थ्रू मिलता है, तो इसको बैंक में ही डिपॉजिट करवाना पड़ता है, ये आपको कैश में अवेलेबल होता नहीं है। तो डिविडेंड इज ए काइंड ऑफ इनकम। ठीक है, मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो उसके सामने मुझे डिविडेंड जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है अ चेक
नेक्स्ट है बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹100 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 50 एज ए बैंक चार्जेस टू अवर बैंक अकाउंट। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट भी कर रही है और बैंक चार्जेस डेबिट भी कर रही है। नेक्स्ट, तो अगर हम लोग बोले 25 में, तो वहाँ पे दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग अलग अलग जनरल एंट्री करके दिखेंगे। द 28 नंबर इज अ चेक ऑफ ₹800 इश्यूड टू परम एज ए फाइनल सेटलमेंट। तो हम लोग यहाँ पे परम को ₹800 का चेक पेमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ₹800 से हम लोग को एंट्री करनी पड़ेगी। ये चेक किसको दे रहे हैं हम लोग? परम को। ओके, नेक्स्ट वन इज अ चेक ऑफ ₹600 इज रिसीव फ्रॉम शिवाजी। नाम जब भी आए तो वहाँ पे वो नाम का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो शिवाजी के पास से हम लोग को ₹600 का चेक मिला। अभी इसकी जनरल एंट्री देखेंगे स्टूडेंट्स। ये इलस्ट्रेशन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर होगा ही, ओपन करके उसको साइड में रखिएगा ताकि उसके साथ में आप जनरल एंट्री को कंपेयर कर सको। ठीक है, ओके। So general entry of Sri Vasan Traders is as follow, that is date, particular, ledger folio, debit rupees and credit rupees. This is the format. The first transaction क्या था यहाँ पे? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था ₹20,000 डिपोजिटेड विथ बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। तो ₹20,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे और बैंक अकाउंट ओपन करवाया था। इस केस के अंदर हमारे पास से कैश जा रहा है, इसके लिए कैश अकाउंट हम लोगों ने क्या किया हुआ है? क्रेडिट किया हुआ है। और ये जो कैश बैंक में जाएगा, सो बैंक इज द रिसीवर ऑफ द कैश, इसके लिए बैंक अकाउंट क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिट कर रहे हैं। इसलिए पूरा नाम लिखा है SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली जैसे आगे जाएंगे तो हम लोग SBI लिखेंगे नहीं, धीरे धीरे उसको सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट ही लिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको SBI बैंक अकाउंट पूरा यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे नाम दिया था इसके लिए। नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम लोगों ने 5,000 का गुड्स सोल्ड किया था, जिसका अमाउंट जो है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया था क्योंकि उसके सामने हमको चेक मिला था। तो क्योंकि चेक आपको जब भी रिसीव होता है बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसकी वजह से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या, बैंक इज़ अ रिसीवर, तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये चेक क्यों मिला था आपको? क्योंकि आपने सेल्स किया था। तो वहाँ पे क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हमको पता है सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होता है जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं तब। ओके, नेक्स्ट वन इज बीइंग फर्नीचर ₹10,000 परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अगर हमने कोई भी असेट परचेस की है तो उसकी एंट्री हम लोग उस असेट के नाम से ही करते हैं, ना कि परचेज अकाउंट से। परचेज अकाउंट कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी गुड्स का परचेस किया हो। यहाँ पे आपको फर्नीचर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम लोग डेबिट अकाउंट कौन सा करेंगे? फर्नीचर अकाउंट। तो जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या पे दिया? उसको चेक दिया, उसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, जो बैंक है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो दे रहा है उसका अकाउंट क्या करना पड़ता है हमको? क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ₹400 फॉर पर्सनल यूज एंड ₹700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। देखो, पर्सनल यूज़ के लिए आपने जो कुछ भी किया ना वो ड्राइंग है। ठीक है, हाँ, ऑफिस एक्सपेंस के लिए जो उठाया वो पैसे आपके पास में होंगे, इसके लिए वहाँ पे क्या लिखा है? कैश अकाउंट। आप लोग फर्म का अकाउंट लिख रहे हैं वो हमने पहले ही डिक्की कर लिया था कि हम लोग ओनर का नहीं बल्कि किसका अकाउंट लिख रहे हैं? फर्म का। तो जब फर्म का अकाउंट लिख रहे होंगे तब ओनर्स ने जो भी विड्रॉ किया उसके बाद वो यूज़ करे नहीं करे, उसके पास है नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वहाँ पर एंट्री क्या आएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड। पर ये जो दूसरे उसने ऑफिस एक्सपेंस के लिए उठाए हुए, वो ऑफिस एक्सपेंस किया नहीं, अभी उसके लिए सिर्फ पैसे उठाए हुए हैं। तो मतलब कि एट अ टाइम ये पैसे कहाँ पे होंगे? हमारे फॉर्म के अंदर होंगे। इसके लिए वहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? कैश अकाउंट डेबिट किया। और ये दोनों ही पैसे जो है वो जाएंगे तो कहाँ से? बैंक से। इसके लिए बैंक अकाउंट क्या किया है यहाँ पे? क्रेडिट। सिंपली याद रखो, अगर बैंक में पैसे आ रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे जा रहे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो वो बहुत स्पीडली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में। दैट इज बीइंग अ चेक ऑफ ₹1500 इज रिसीव फ्रॉम विराट। विराट से अगर आपको 1500 का चेक मिलता है तो बहुत सिंपल सा एंट्री, वो चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। इसके लिए बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ये चेक दिया किसने? तो विराट ने। तो क्रेडिट द गिवर के रूल्स के हिसाब से विराट का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, क्या रूल से? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब भी आप लोगों को किसी पर्सन का नाम दिखे तो ये खास देख लो कि वो रिसीवर है कि गिवर है, उससे उसी से ही हमारा सॉल्यूशन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वो चेक दे रहा है, इसके लिए हम लोग बैंक में जाएंगे तो वो डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो वहाँ पे। और दूसरी तरीके से सोचे तो बैंक वहाँ पे रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एंड विराट इज द गिवर तो विराट का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा।
नेक्स्ट इज बीइंग गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड फॉर कैश एंड हाफ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3000 का गुड्स बेचा है, जिसमें से हाफ अमाउंट जो है वो कैश में मिल रहा है और हाफ अमाउंट जो है वो बैंक से मिल रहा है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश में जो मिल रहा है उसका कैश के हिसाब से, वो कैश आ रहा है उनके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। चेक जीतने का 50% अमाउंट का चेक दिया है, मतलब कि वहाँ पे 15% बैंक अकाउंट में जाएगा। और ये किसकी वजह से हम लोग ये पैसे मिले किसकी वजह से, तो वो मिल रहा है हमको सेल्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वो कैश ट्रांजेक्शन है, किसी का भी नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। मतलब कि 1500 रुपीज़ कैश में पेमेंट करेंगे, 1500 रुपीज़ बैंक के थ्रू पेमेंट कैश में रिसीव करेंगे एंड 1500 रुपीज़ बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे। इसके लिए वहाँ पे जनरल एंट्री फाइनल है वो क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। क्लियर? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में, दैट इज बीइंग ₹450 फॉर फायर इंश्योरेंस एंड ₹300 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि फायर इंश्योरेंस जो होता है वो फर्म के लिए होता है, बट फर्म का कोई लाइफ नहीं होता, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होता। लाइफ किसका होता है, ओनर का होता है या उसकी फैमिली मेम्बर्स का होता है, बट वो फर्म का कोई एक्सपेंस नहीं है, वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। और अगर ऐसा कोई पर्सनल एक्सपेंस फर्म में से पेमेंट किया जाता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या आएगी, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो एक्सपेंस है फर्म के लिए, दैट इज़ 450। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि फर्म में से उन्होंने विड्रॉ करके वो पैसे भरे होंगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या है इसके लिए, तो याद रखना लाइफ इंश्योरेंस एंड इनकम टैक्स, ये जब भी दिखे तो आपको वहाँ पे क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। टू, ये दोनों ही पैसे के जो एक्सपेंस है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड बाय 750। तो हमने चेक दिया, मतलब कि बैंक अकाउंट क्या होगा वहाँ पे क्रेडिट। अगर किसी से चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज बीइंग डिविडेंड वारंट ऑफ ₹200 डिपॉजिटेड इन द बैंक। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि शेयर में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी के अंदर, तो उसके प्रॉफिट में से हम लोग को डिविडेंड मिलता है। अब ये डिविडेंड जब मिलता है तो वो कैश में नहीं आता, वो मोस्टली चेक के थ्रू ही आता है। इसके लिए वहाँ पे बैंक अकाउंट ही हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और इनकम कौन सी है, क्यों आपको ये 200 रुपीज़ मिले, क्योंकि वहाँ पे आपके डिविडेंड जो है वो इनकम है एक तरीके, तो इनकम है, इसके लिए डिविडेंड का अकाउंट क्या किया हम लोगों ने, क्रेडिट किया। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट जो है उसमें मैंने आपको जैसे बताया 25 के अंदर दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है जिसको एक ही लाइन में लिखा है। ये ट्रांजेक्शन कौन से है कि एक तो बैंक इंटरेस्ट और दूसरा था बैंक चार्जेस। तो बैंक ने बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया हुआ है, जिसकी वजह से बैंक का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये पैसे किसके मिले हैं, तो एक इनकम का है, कौन सी, बैंक इंटरेस्ट। और इनकम का अकाउंट क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो यही हमने एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड। नरेशन में क्या लिखेंगे, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹100। यहाँ पे खास ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट भी कर सकती है और इंटरेस्ट डेबिट भी कर सकती है। तो अगर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया हुआ है तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। एंड अगर बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ है तो वहाँ पे इसका एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री आ जाएगा, एंड दैट इज बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे बैंक हैज़, अच्छा हमने सेकंड जो पार्ट था वो ये था कि बैंक चार्जेस। तो जब भी बैंक चार्जेस बैंक वहाँ से हमारे पास से कलेक्ट करती तो हमारे बैंक अकाउंट में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से बैंक का अमाउंट जो है कम हो जाता है। इसके लिए वहाँ पे बैंक अकाउंट क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। और बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, क्योंकि वो हम लोगों को देना होता है, किसको, बैंक को, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। तो इस केस के अंदर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बीइंग अ चेक ऑफ ₹800 इश्यूड टू परम फॉर फुल सेटलमेंट। अभी यहाँ पे हमने परम को चेक इश्यू किया हुआ है। जब भी हम लोग चेक का पेमेंट करते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। और ये किसको इश्यू किया है, परम को। तो परम जो है उसने चेक रिसीव किया होगा, सो रिसीवर जो है उसका अकाउंट क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। खास याद रखो कि जब भी आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होता हो तो उसको क्रेडिट करो बैंक अकाउंट, एंड अगर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता हो किसी ट्रांजेक्शन से तो बैंक अकाउंट क्या करना है, आपको डेबिट करना है। यहाँ पे आपने चेक किसी को दिया तो उसकी वजह से तो बैंक बैलेंस डिक्रीज ही होने वाला है।
तो उसके लिए बैंक अकाउंट हमने क्या किया है, क्रेडिट किया हुआ है। एंड परम इज द रिसीवर, दैट इज द परम अकाउंट हमने क्या किया है, डेबिट किया है। नेक्स्ट वन जो है ना, इससे पूरा उल्टा है। पहले वाले में हमने चेक पेमेंट किया था, दूसरे वाले में चेक रिसीव हो रहा है। और जब चेक रिसीव होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, यस, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। एंड जिसने भी हमको दिया है, सो यहाँ पे शिवाजी है, शिवाजी इज द गिवर, तो शिवाजी का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में हम लोग करेंगे इसका टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको हो सके तो 2-3 बार रिवाइज करना, डाउट का सॉल्यूशन करवा लेना, कोई डाउट रखना मत, क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे जाके कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ठीक है, तो जितना इजी अभी हम लोग को लग रहा है वो आगे सब इकट्ठा होगा तब, क्योंकि अभी हम लोग इंडिविजुअली सेक्शन पढ़ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग। आगे जाके ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, तब हम लोगों को प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए अभी से अगर इसका आइडिया क्लियर होगा तो आगे जाके कोई और इश्यू आएगा नहीं। एक और टॉपिक है, दैट इज लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टूडेंट्स, 2 तरह की लोन होती है। एक होती है लोन बोरो मतलब कि हमने किसी के पास से लोन लिया है, ठीक है, तो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसके सामने इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ता है। और दूसरा है लोन लैंड। लोन लैंड का मतलब होता है कि हमने किसी को लोन दिया हुआ है और आप जब किसी और को लोन देते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि वो इंटरेस्ट रिसीवेबल बनता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये लोन लेते क्यों है, क्योंकि फर्म के अंदर जब भी एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आपको पैसे कुछ और पैसों की जरूरत होती है, तो हम लोग बैंक से ऐसा लोन ले लेते हैं, या किसी पर्सन के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के में से भी हम लोग ऐसे बैंक लोन ले सकते हैं। तो ऐसे लोन के ऊपर हम लोग को, ऐसे लोन को हम लोग पहले तो बोरोड लोन बोलते हैं, और ऐसे लोन के ऊपर टाइम टू टाइम हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना पड़ता है, ठीक है, ओके। और अगर हमने किसी और को लोन दिया हुआ है तो ऐसे लोन को हम लोग बोलते हैं लैंड लोन, ठीक है, ओके। अभी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैसे काउंट करते हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट के लिए आपको जैसे प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दिए होंगे कि कितने परसेंटेज के हिसाब से वो लोन बोरो या लोन लैंड के अमाउंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट काउंट करना है। दूसरी चीज़ कि जो भी हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट है कि अगर हमने लोन लिया होगा किसी के पास से तो हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, जो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एंड अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो इंटरेस्ट आपको देगा, जो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। सो बोरोड लोन इज a liability of a business, therefore it is credited, and land loan is a receivable of business, therefore it is a debited। लायबिलिटी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, वो उसको क्रेडिट करते हैं, और एसेट या रिसीवेबल होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये खास याद रखना है, बोरोड लोन इज ए लायबिलिटी। बोरो मतलब कि किसी और के पास से लिया होगा तो वो पता चल ही जाता है कि लोन अगर लिया है तो वो लायबिलिटी है, और किसी को लोन दिया हुआ है तो वो एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, कई बार 3 और 4 मार्क्स के अंदर पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो खास ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन क्या है, 2015 January 1, a loan of rupees 15,000 at 14% is borrowed from a Pawan for business। अभी देखो पहले ये डिसाइड कर लो कि हमने ये लोन लिया हुआ है कि दिया हुआ है, मतलब कि बोरो किया है कि लैंड किया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ ही है कि ये जो लोन है वो हमने क्या किया है, बोरो किया है फ्रॉम पवन फॉर बिजनेस, ठीक है। तो देखो आपने जब लोन लिया होगा तब आपके पास आया क्या होगा, कैश आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन ऑफ पवन, ठीक है। और यहाँ पे आपको 14% दिए हैं। स्टूडेंट्स, एक एडवाइस है कि जब भी हम लोग लोन के बारे में एंट्री करें तो विथ परसेंटेज इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर जनरल एंट्री करनी है तो क्योंकि लोन बोरो करते हैं उसकी वजह से कैश मिलता है, ठीक है। एंड लोन अगर लैंड करते हो तो उसकी वजह से कैश जाता है, ओके। सेकंड देखते क्या है, March 1, अ लोन ऑफ ₹18,000 एट 18% इज गिवन टू पुष्कर। यहाँ पे हम लोग पुष्कर को लोन दे रहे मतलब लोन क्या होता है, कैश दे रहे होते। तो जब आप लोग कैश उसको दे रहे हो एट दैट टाइम हमारे पास से कैश जाता है, मतलब कि कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर आपने लोन बोरो की है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। लोन अगर लैंड मतलब कि दिया हुआ है तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, दूसरा अकाउंट तो लोन का ही आएगा। लोन में मैंने फिर से बता दूं कि आपको विथ इंटरेस्ट लिखना है, ठीक है, ओके। June 30 पेड इंटरेस्ट ऑफ 6 month ऑन लोन बोरो फ्रॉम पवन।
इसका कैलकुलेशन मैं बता के आपको इसके अंदर एग्जैक्टली नंबर्स जो है वो लिखवाऊंगा, बट आपको ये फाइंड कर लेना है कि देखो हम लोगों ने पवन के पास से कब लोन लिया था, ऑन 1 जनवरी 2015। अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट जो हम लोग कब पेमेंट करें, जून 30। तो वैसे देखो यहाँ पे तो आपको 6 मंथ दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में 6 मंथ नहीं भी दिया होता ना, तो ये डेट को कंपेयर करके हम लोग 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट काउंट कर लेंगे। खास इसमें क्या याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 14, ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग है। जो लोन बोरो किया है उसका 14 है, जो लोन दिया है वो 18 है, ठीक है, ओके। दूसरा जो है नेक्स्ट दैट इज़ अगस्त 31, फ्रॉम पुष्कर इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीव फॉर 6 मंथ। तो हमने पुष्कर को जो लोन दिया था वो कब दिया था, मार्च 1 को, तब से लेकर अगस्त 31 तक के अगर हम लोग मंथ गिनेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 6 मंथ, ठीक है। इसके अंदर 6 मंथ दे ही दिया है, तो 6 मंथ के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट काउंट कर देंगे। इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं, ठीक है, ओके। सो ये जनरल एंट्री इस तरीके से बनाएंगे। पहली जनरल एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर 15,000 रुपीज़ का लोन जो है वो पवन के पास से बोरो कर रहे हैं। इस केस के अंदर एंट्री क्या करेंगे हम लोग, तो आप बोरो करोगे तो क्या बोरो करोगे, आएगा क्या आपके पास कैश, सो कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 15,000 टू, अभी हम लोगों को जो पेमेंट करना है किसको करना है, ये अपने अभी तो ले लिया है, ये किसने दिया, तो पवन ने, किसकी वजह से, एज ए लोन दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, 14% लोन ऑफ पवन अकाउंट। याद रखो 14% लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज आपका ये पूरा जनरल एंट्री जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो ये खास ध्यान रखो। सो यहाँ पे इस हिसाब से नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग लोन ऑफ रुपीज़ 15,000 एट 14% इज बोरोड फ्रॉम पवन, ओके। द नेक्स्ट वन इज लोन टू पुष्कर, हम लोग यहाँ पे पुष्कर को लोन दे रहे हैं, बीइंग अ लोन ऑफ रुपीज़ 18,000 एट 18% इज गिवन टू पुष्कर। यहाँ पे हम लोग पुष्कर को लोन दे रहे हैं, तो लोन दे रहे हो मतलब कि कैश दे रहे हो ना, तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, तो ये फिर से एक बार बता दूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास परसेंटेज है तो वो लिखना जरूरी। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लोन टू पुष्कर लोन ऑफ पुष्कर 18% अकाउंट डेबिटेड टू, या तो ऐसे लिख सकते 18% लोन टू पुष्कर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। हम लोग को ये खास लिखना है, 18% जो परसेंटेज है उसको हम लोग को वहाँ पे मेंशन करना ही है। सो 18% लोन टू पुष्कर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, क्लियर, ओके। अभी आई उसके इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट किसका, तो पहले इसका लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो हम लोगों ने 15,000 रुपीज़ का जो लोन लिया था, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमको काउंट करना है। अभी 6 मंथ के हिसाब से करना है, आप कैलसी यूज़ कर सकते हो, 15,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंटेज है, 6%, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी कितने परसेंट है, 14%, तो यहाँ पे क्या करेंगे 14/100 मल्टीप्लाई कितने मंथ है, ठीक है। हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला था दैट इज़ PRN/100। आई अगर फाइंड करना हो हम लोग को, तो आई का फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, PRN/100। तो यहाँ पे P मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपने यूज़ किया, दैट इज़ 15,000। R मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यूज़ किया था, दैट इज़ यहाँ पे 14% है तो 14 इंटू N मतलब कि कितने मंथ के लिए किया है, तो वो जब मंथ होता है तो हमेशा आपको नीचे क्या लिखना पड़ता है, 12, ठीक है। मंथ जब भी होता है तो नीचे क्या लिखना पड़ता है, 12। तो ये 6 मंथ के लिए हमने क्या लिखा, 6/12 और नीचे 100, ठीक है। अगर इसको पूरा सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा कितना, 1050। अभी ये लोन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोन आपने लिया था ना, पवन के पास से लोन लिया था, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में अभी देखो दूसरा जो लोन था वो आपने किसी को दिया हुआ था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब कि इंटरेस्ट रिसीव होगा। कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, I = PRN/100। आपके यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो जा रहे हैं, 6 मंथ के हिसाब से ही काउंट करना है। बाकी उसमें 14% था, इसमें कितना फाइन करना पड़ेगा आपको, 18%। वैल्यू आपकी जो आएगी वो कितना आएगी, 1620। तो वैल्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, उसकी जनरल एंट्री, क्योंकि हम लोगों ने उसको लोन दिया था, अभी वो इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा मतलब क्या आएगा, वहाँ पे कैश आएगा आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और वो कैश किसका है, तो वो लोन इंटरेस्ट का है, मतलब कि इनकम कौन सी है, लोन इंटरेस्ट। तो वहाँ पे नीचे हमने क्या किया, टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड, क्लियर,
ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, स्टे सेफ एट योर होम.